बड़ौदा विधानसभा का जो चुनाव है 3 नवंबर को, उसके संदर्भ में आज मैं बड़ौदा के कुछ गांवों में गया था और श्री योगेश्वर दत्त के लिए, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, उनके लिए लोगों से समर्थन और उनका वोट जो है वो मांगने के लिए मैं गया था। और जिस प्रकार का माहौल यहाँ देखा, इस समय चुनाव जो है वो बिल्कुल अपने उरूज पे है। सभी पार्टियों के लोग जो हैं वो चुनाव में पूरी तरह से लगे हुए हैं और मुझे बड़ा हर्ष है ये कहते हुए कि जिस गांव में भी गए, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की जो टीम है, जो चाहे वो ग्राम प्रमुख हों, चाहे वो एमएलए हों, चाहे पार्टी के लिए चुनाव लड़े हों या जिला अध्यक्ष हों दूसरे ज़िलों से आए, सभी अपने पूरे दमखम के साथ बड़ौदा के चुनावी रण में जुटे हुए हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाली 3 तारीख को बड़ौदा की जनता को जो ये एक अवसर मिला है सरकार में साझेदारी का अगले 4 साल के लिए, लोग उसको ध्यान में रख के अपना मत जो है उसका प्रयोग करेंगे। 6 साल से बड़ौदा जो है वो विपक्ष में रहा है, एक हिसाब से यदि आप उसको कहें तो हालांकि दुर्भाग्यवश है कि यहाँ के जो सिटिंग एमएलए थे श्री कृष्ण हुड्डा जी, उनका आकस्मिक निधन हुआ, लेकिन जनता के लिए अब ये अवसर है कि आने वाले जो 4 साल हैं उसमें क्षेत्र में बढ़ोतरी हो सके, यहाँ के विकास कार्यों में और तेज़ी आ सके। उसके लिए वो अपना मत जो है वो भाई योगेश्वर के लिए दें और ये सुनिश्चित करें कि जो बड़ौदा की जनता जो है उसको सरकार में जो उसकी भागीदारी होनी चाहिए वो सशक्त रूप से उन्हें मिल सके। जी सर, जो 3 कृषि कानून है उसका किसान विरोध कर रहे हैं, तो उसको लेके कमेटी बनाई गई थी सर, 3 सदस्यीय कमेटी, उसमें आप थे, तो सर क्या कारण है अब भी विरोध हो रहा है? तो क्या सर आप नाकाम रहे किसानों को समझाने में? सर नहीं, देखिए ये इतना सरल मुद्दा नहीं है। ये ना तो कामयाबी और नाकामी का सवाल है, ये एक व्यवस्था है जो ख़ास तौर पे हरियाणा पंजाब में, जिसको आप कह सकते हैं पिछले 75-80 साल से, और ख़ास तौर पे ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद 1960 का जो दशक था उसके अंत से जो एक व्यवस्था यहाँ पर बनी थी, उसके बारे में लोगों को लगता है कि नए कानूनों से शायद उसके ऊपर सवालिया निशान लग गया है, जिसकी वजह से लोगों के दिमाग में एक असमंजस की स्थिति है। और उसको जो चाहे राजनीतिक दल हैं या किसानों से संबंधित एसोसिएशंस हैं या यूनियंस हैं, वो लोगों के बीच में एक बात लेके गए हैं और उसका प्रभाव लोगों के ऊपर, किसानों के ऊपर दिख रहा है। जहाँ तक आंदोलन का सवाल है, मुझे लगता है कि किसानों के दिमाग में जो मुख्य मुद्दा है वो सिर्फ ये है कि उनके दिमाग में ये चीज़ बैठा दी गई है कि एमएसपी की व्यवस्था ख़त्म हो जाएगी, सरकारी प्रोक्योरमेंट ख़त्म हो जाएगी। और इस बारे में किसान को सिर्फ बता के या समझा के उसे आश्वस्त नहीं किया जा सकता है। उसका प्रमाण तो उन्हें प्रत्यक्ष रूप से देखने में जब मिलेगा तभी उनको तसल्ली होगी, और वो इसी से होगा कि आने वाला जो समय है उसमें जो हमारी मंडी व्यवस्था है और उसके अंदर जो सरकारी खरीद जो होती है, ख़ास तौर पर 2 बड़ी जिन्स जो हैं पैडी की और गेहूं की, उसकी जब खरीद बाकायदा जैसे पहले चलती आई है और जैसे आज है वही जब चलती उन्हें अगले 2-4 सालों में भी जब नज़र आएगी, तो मेरे ख्याल से वो जो भ्रम एक पैदा किया गया है वो अपने आप बिना किसी के प्रयास करने से वो भ्रम की स्थिति जो है वो खत्म हो जाएगी। क्यों नहीं लिखी गई सर एमएसपी को लेके कि गारंटी दी जाएगी? सर सारा मामला ही खत्म हो जाता सर अगर वो लाइन होती। काश ये चीज़ें इतनी सरल होती। उसका जवाब तो मैं ये दूंगा कि आज के दिन एमएसपी कहाँ लिखा हुआ है? कहीं नहीं लिखा हुआ, किसी कानून में एमएसपी का जिक्र नहीं है। वो एक प्रशासनिक व्यवस्था है जिसके तहत जो CACP जो होता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर
कॉस्ट एंड प्राइस वो हर साल एमएसपी निर्धारित करता है अलग अलग फसलों के ऊपर, और उस एमएसपी के ऊपर जब सरकार मैदान में आती है देश की जो खाद्य सुरक्षा है उसको ध्यान में रखते हुए, तो मुख्यतः ये दो फसलें जो है वो सरकार खरीदने आती है पूरे तौर पे हरियाणा और पंजाब में, पैडी और गेहूं की। तो वो व्यवस्था जो थी वो एज इट इज़ है। आपने जिक्र किया कि उसका जिक्र उन एक्ट्स में क्यों नहीं है, उसका बड़ा सरल सा जवाब है, उस एक्ट में एमएसपी का जिक्र इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें उसका एमएसपी से कोई लेना देना ही नहीं है। वो तो ये प्रचार है ना कि ये चीज़ अगर हो गई तो ये चली जाएगी, और उसका मैंने कहा कि उसका समाधान तो यही है कि जब ये 2-4 फसलें खरीद ली जाएंगी आने वाले समय में, ये भ्रांति या ये जो गलतफहमी है ये तो तभी दूर होगी। और प्रधानमंत्री जी ने तो पहले दिन से, जब से ये 3 कानून पार्लियामेंट में आए तब से उन्होंने देश को आश्वस्त किया है कि ना मंडी व्यवस्था और ना सरकारी खरीद एमएसपी पर सरकार उसको छेड़ने जा रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर ये जो समानांतर व्यवस्था जो बनेगी, और वो कोई 1-2 दिन या 2 महीने में नहीं बनने वाली, उसके लिए बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें पूरा का पूरा एक अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो खड़ा करने की बात है जो प्राइवेट सेक्टर ने करना है। तो वो चीज़ें बहुत, उसमें लंबा समय लगता है, और उस समय में लोग अपने आप समझ पाएंगे कि उस व्यवस्था में उनको फ़ायदा है या नहीं है, क्योंकि किसान भी हर उस वर्ग की तरह जो अपनी कोई भी चीज़ जब बाज़ार में लेके जाता है तो वही यही चीज़ देखता है कि उसका फ़ायदा उसको कहाँ है। तो यदि उन्हें उस व्यवस्था में कुछ फ़ायदा लगा तो वो अपनी ये जो बड़े वाली फसलें हैं ये वहाँ ले जाएंगे, नहीं लगा तो एमएसपी के ऊपर सरकार ने तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए और देश के बफर स्टॉक के लिए एसेंशली जो मुख्यतः जो आपका जो खाद्य सुरक्षा का जो मुद्दा है उसके लिए सरकार ने हमेशा स्टॉकिंग करके रखनी है, और पीडीएस सिस्टम आने वाले बहुत सालों के लिए यूं का यूं बरकरार रहेगा, हो सकता है बढ़ भी जाए। उसका एक रूप आपने अभी कोरोना के टाइम में देखा, करीब अप्रैल से लेके और नवंबर के महीने तक बहुत भारी संख्या में बहुत बड़ी आबादी को मुफ्त में राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। तो वो ये इसी तरह का स्टॉक है जहाँ से ये सारी चीज़ें निकल रही हैं। तो वो चीज़ें भारत की जो सरकार है वो हमेशा उसको मेंटेन करेगी। तो सरकारी खरीद एमएसपी के ऊपर इन 2 बड़ी फसलों में मुझे नहीं लगता कि उसके बारे में कोई शक है, और ख़ास तौर पर प्रधानमंत्री जी के बार आश्वस्त करने के बाद। पंजाब सरकार एक कानून लेके आई है सर, जिसमें एमएसपी पे अगर नहीं खरीद होगी तो 3 साल की सज़ा का प्रावधान है सर। तो क्या हरियाणा में ऐसा हो सकता है सर? अगर आपने वो कानून ध्यान से पढ़ा हो तो भ्रामक कानून है। किन 2 फसलों का जिक्र है उसमें? धान और गेहूँ। वो तो सरकार ने ही खरीदना है। तो जब सरकार ने ही खरीदना है तो एमएसपी से नीचे ना लेने का तो सवाल ही नहीं उठता। हाँ, वो उसमें और फसलें अगर लिखते तब मैं बात समझ पाता कि उनकी नीयत ठीक है, क्योंकि और फसलें यदि लिखते तो सरकार को अपने खर्चे से खरीदनी पड़ती। ये पैसा तो सारा का सारा भारत सरकार का एफसीआई के माध्यम से है, इसलिए उसके बारे में एक कानून बनाना जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, वो सिर्फ एक वो कहते हैं ना बात करने की बात है, उसके अंदर है कुछ नहीं। सर कह रहे हैं कि मंडियां खत्म नहीं होगी। अगर मंडियों के अंदर टैक्स रहेगा और बाहर फ्री रहेगा तो कोई भी व्यापारी अंदर से नहीं खरीदेगा, तो मंडियां ऑटोमेटिक ही बंद हो जाएंगी। मेरा इसके बारे में जवाब जो मैंने शुरू में कहा कि यदि ऐसी कोई व्यवस्था बनती है जिसमें किसान को फ़ायदा होगा तो किसान को उससे क्या आपत्ति होगी। मंडी लेकिन तब भी रहेगी। अगर उसको वहाँ नहीं वो रेट मिल पा रहा गेहूं का और धान का, तो वापस मंडी में आके बेच ले। सरकार ने तो खरीदना ही खरीदना है। तो बहुत सारी फसलें हैं जो गवर्नमेंट नहीं खरीदती, जो वो तो उसे मंडी में ही बेचनी पड़ती हैं, उनके ऊपर टैक्स रहेगा, तो वो जो लिवाड़ है वो करने वाला वो नहीं खरीदेगा टैक्स के। मैं वही कह रहा हूँ ना कि यदि प्राइवेट के लोग आकर और उस टैक्स कंसेशन का फ़ायदा लेके अगर फ़ायदा लेंगे उसका, तो उसका कुछ हिस्सा वो किसान को भी तो देंगे, तभी तो जाके वो किसान को एक ऐसा दाम दे पाएंगे जो वो मंडी से बाहर बेचने जाएगा। और मेरा यही कहना है कि यदि मंडी के बाहर उसको बेहतर रेट मिलेगा तो क्यों नहीं जाएगा, वो बिल्कुल जाएगा। आज के दिन भी हालांकि आना मंडी में पड़ता है क्योंकि हमारे यहाँ डेजिग्नेटेड एरिया है,
लेकिन ख़ास तौर पर पैडी की यदि मैं बात करूं, क्योंकि वीट तो सारा का सारा सरकारी है, लेकिन पैडी की यदि मैं बात करूं, जो पैडी की जो वो महंगे वाली जो जिनसें हैं, वो आज के दिन भी बाज़ार के रेट के हिसाब से उनका निर्धारण होता है। वो ठीक है, वो मंडी में बिकती हैं, लेकिन वो व्यवस्था यदि मंडी के बाहर चली जाती है तो मुझे नहीं लगता उसमें किसान को किसी प्रकार का नुकसान होगा, बल्कि वो 6-6.5% जो है उसका फ़ायदा उसको दिया जाएगा, तभी वो रेट में फ़र्क आएगा और वो मंडी के फिर बाहर जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। संसद जी, जो कृषि कानून आया और उसमें किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया जी। और बीजेपी की ओर से उनको कहा गया कि जो आंदोलन कर रहे हैं वो कांग्रेस के हैं। जो किसान बगैर किसी पार्टी के, जो किसान इंडिपेंडेंट अपने हक या हकूक़ के लिए, अपने अधिकार के लिए सड़क पर बैठा है या बैठा था या आंदोलन कर रहा है या कर रहा था, उसको कहीं ना कहीं ये चोट लगी कि मेरी बात सुनने के बजाय, मुझे मेरा अधिकार देने के बजाय मुझे उल्टा कांग्रेसी कहकर और ब्लेम किया जा रहा है। इस बारे में क्या कहें? आपको यूँ क्यों लगता है कि किसान को कांग्रेस शब्द से तकलीफ है? अगर उन्हें लगता है कि उन्हें कांग्रेसी कहना गाली देने के बराबर है तो कांग्रेस को सोचने की बात है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि कोई भी आंदोलन होता है उसको कहीं ना कहीं से हवा तो मिलती है, कहीं ना कहीं से कोई समर्थन या संरक्षण तो मिलता है। तो जैसे मैंने शुरू में भी कहा, इसमें पॉलिटिकल पार्टी भी हो सकती हैं, चाहे वो कांग्रेस है या और कोई पॉलिटिकल पार्टी है, और उसके अलावा किसान यूनियन भी हैं, किसान एसोसिएशंस भी हैं, किसान संघ भी हैं। सो अलग अलग संस्थाएं हैं, अलग अलग पार्टीज़ हैं जिन्होंने समय समय पर इस आंदोलन को किसी न किसी रूप से आगे बढ़ाने की कोशिश की है। और देखिए, लोकतंत्र है, बड़ा मुद्दा है, आप सब मानते हैं, इसीलिए आंदोलन है, इसीलिए राजनीतिक कशमकश है, तो वो तो चलेगी। इतना भारी बदलाव ये हमारी अर्थव्यवस्था में आया है, लाने का प्रयास किया गया है, वो तो इसका असर तो आगे पता लगेगा कि कितना बदलाव इससे आएगा, लेकिन इतना बड़ा प्रयास जो किया गया है। देखिए, 1991 में जब देश में आर्थिक सुधार शुरू हुए तो कृषि का एक क्षेत्र था जो पिछले 28-29 साल से उससे अछूता रहा था, और उसका कारण भी यही था कि सबसे भारी जनसंख्या जो है वो कृषि से संबंधित है। तो वो राजनीतिक तौर पे किसी भी पार्टी के लिए सहज नहीं था उसके ऊपर फैसला लेना। मेरी पार्टी ने उसके ऊपर एक बहुत जिम्मेदारी से और बड़े साहस के साथ एक सुधार करने की नीयत से एक फ़ैसला लिया है। मेरी कामना है कि समय की कसौटी पे ये जो सुधार हैं ये खरे उतर पाएंगे और किसानों का जीवन जो है वो पहले से बेहतर हो पाएगा। पीटीआई टीचर तो पहले ही विरोध कर रहे थे, लेकिन 1518 जो ग्रुप डी के हैं वो फिर बेरोजगार हो गए हैं, तो इसके ऊपर भी गिरने की कोशिश की गई है सरकार को। देखिए, जिसका रोज़गार के ऊपर यदि तलवार लटकती है तो स्वाभाविक सी बात है, वो तो कोई भी व्यक्ति हो, यदि उसका रोज़गार या उसकी कमाई या उसके जीवन यापन करने का जो माध्यम है उसके ऊपर यदि सवालिया निशान लगेगा तो सरकार से सवाल तो पूछेगा। तो आप कितना उचित मानते हैं? उचित तो मैं तो लोकतंत्र में विश्वास रखता हूँ। लोकतंत्र में अपनी लोगों को बात करने का अधिकार है, वो अपनी बात रखें, सरकार उनकी बात सुने, और सरकार को यदि उसमें कोई तंत्र नज़र आए तो उसके ऊपर उस अनुसार फैसला लें। जी सर, विरोधात्मक उपचुनाव पे बात कर लेते हैं सर। कल मुख्यमंत्री जी का दौरा था और जागसी गांव में विरोध का सामना भी करना पड़ा सर। आज मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी दौरा कर रहे हैं और आप भी काफ़ी गांव में गए हैं सर। क्या कुछ लगता है सर, क्या कुछ समीकरण लग रहे हैं? देखिए, मैं भी जागसी होके आया हूँ आज। तो एक तो मेरा ये मानना है कि चुनाव के दौरान जब अंधेरा हो लेता है ना, उसके बाद गांव में प्रोग्राम करना एक अपने आप में एक अलग तरह की समस्या पैदा करता है, क्योंकि लोग उस समय बड़े खुश मुद्रा में होते हैं। तो आदमी का अपनी ज़बान पे, अपने शरीर पे ज़्यादा काबू कई बार नहीं रहता। तो लेकिन आज मैं 5 गांव में गया, मुझे इस प्रकार का कुछ नज़र नहीं आया। और जैसे मैंने कहा शुरू में, शायद मैंने कहा था कि अब तो आप बड़ौदा के किसी भी गांव में चले जाओ, आपको हर पार्टी के नेता वहाँ प्रचार करते मिलेंगे। और मेरा मानना है कि जो भी अगर आपने
विरोध करना है वो वोट डालते टाइम आप कर लीजिए जिसने करना है, लेकिन वोट मांगने का अधिकार सबको है। अपना मत लोगों तक पहुंचाने का हर पॉलिटिकल पार्टी का ना सिर्फ दायित्व है बल्कि उनका हक बनता है। और हरियाणा में आम तौर पे बड़े बड़े साफ़ सुथरे चुनाव हुए हैं हमेशा से, और ये जो परिपाटी हमारे प्रदेश की है, मुझे पूरा भरोसा है कि बड़ौदा में भी जो 3 तारीख का जो चुनाव है वो बिल्कुल सौहार्दपूर्ण तरीके से बिना किसी प्रकार का भाईचारा खराब किए वो चुनाव संपन्न होंगे। सर, इस कोरोना काल में बाहर से लोगों को बुलवा कर रैलियाँ करवाना आप कितना उचित मानते हैं? देखिए, इसमें तो ये थोड़ा तीखा सवाल है, क्योंकि कुछ समय तक मैं भी कोरोना ग्रस्त रहा, तो अब मेरे को भी ठीक हुए 3 महीने हो लिए। लेकिन अब एक लोगों के अंदर, जो प्रधानमंत्री जी ने भी अपने पिछले संबोधन में जो उन्होंने देश को किया था उसमें कहा था कि अब लोगों ने, वो कहते हैं ना कि एक ख़ास तौर पर देहात में ये भावना सी आ चुकी है कि इससे हमारा कुछ नहीं बिगड़ता। हमारे देश का सौभाग्य है कि हमारे यहाँ मृत्यु दर कोरोना से बहुत कम है, पूरी दुनिया के मुकाबले शायद 1.5% से भी कम है उन केसेस में जो पॉजिटिव आते हैं। लेकिन इसमें ढील ना बरती जाए, कोताही ना बरती जाए, इसका प्रयास होना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ख़ास तौर पर जब राजनीतिक गतिविधि शुरू हो जाती है, चुनावी गतिविधि विशेष तौर पर, तो उसमें इसको रोक के रखना या इसको जकड़ के रखना एक बहुत मुश्किल काम है। मैं प्रशासनिक अधिकारी रहा हूँ, सही कहूँगा, या तो चुनाव करा लो या भीड़ काबू कर लो। चुनाव होगा तो भीड़ तो होगी भाई। तो अगर मुख्यमंत्री जी ऐसा करें तब कैसा रहेगा? अगर मुख्यमंत्री जी की रैली में ऐसा हो तो फिर जिम्मेवारी की बातें थोड़ी सी और ज़्यादा गहन। नहीं, वो तो आप टेक्निकल बात पर जा रहे हो ना। मैं वही कह रहा हूँ कि प्रशासनिक अधिकारी की दृष्टि से जिन्होंने फैसला लेना होता है, उनको ये देखना है कि चुनाव होना है या नहीं होना। अगर आप सब कुछ बंद करके चुनाव कराओगे तो फिर वो चुनाव थोड़ी रहेगा। धन्यवाद। आप बिहार को देखिए, वहाँ किस प्रकार से, किस संख्या में लोग चुनावी रैलियों में वहाँ भाग ले रहे हैं। हालांकि मैं उसको ठीक नहीं मानता, लेकिन जो मैंने कहा कि शायद हमारे समाज के अंदर हम उस स्टेज से आगे निकल चुके हैं जब लोगों को कोरोना का डर हो। सर, जब 2019 का चुनाव था तो बीजेपी के सारे लीडर्स कहते थे कि भाई खट्टर साहब ने 90 के 90 विधानसभाएं एक समान देखा है। वही आज बड़ौदा में आके कहते कि भाई बड़ौदा में तो विकास हुआ ही नहीं। वो उस टाइम गलत थे या आप गलत हैं? नहीं, वो गलत की बात नहीं होती। मैं इसमें आपको बिल्कुल स्पष्ट बात बताता हूँ। हमारी सरकार का प्रयास हमेशा से ये रहा है पिछले 6 साल में कि 90 के 90 हल्कों के अंदर हम भेदभाव ना करें। और ये शायद पहली सरकार है जब आप ये आरोप नहीं लगा सकते कि मुख्यमंत्री जहाँ से हैं सारे सरकार की पोटली वहाँ जाके खोल दी हो इस इलाके में, जो कि आप पिछली कोई भी सरकार देख लें, ये एक परिपाटी थी, राजनीतिक परिपाटी। जहाँ का मुख्यमंत्री हो गया वो एक बड़े अलग तरीके का वीआईपी क्षेत्र बनता था, बाकी पूरा प्रदेश अलग तरीके से देखा जाता था। लेकिन व्यवहारिक बात यह है कि सरकार के अंदर यदि भागीदारी हो, यदि लोगों का प्रतिनिधित्व जो कर रहा है वो यदि रूलिंग पार्टी का है, उसका स्वाभाविक तौर पे फ़ायदा होता है इलाके को। इसमें मुझे कहने में कोई संदेह नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि सामान्य दृष्टि से तो काम चलते हैं, लेकिन यदि आपका एमएलए रूलिंग पार्टी का है और वो मेहनती है तो वो एक साधारण स्थिति से ज़्यादा फंड ला सकता है, ज़्यादा काम अपने हल्के के करा सकता है, हल्के का विकास ज़्यादा करा सकता है। और सीएम साहब ने तो खुद भी कहा कि हालांकि मरहूम के बारे में बोलना नहीं चाहिए कि वो तो आते ही नहीं थे कभी किसी काम के लिए, तो वही है, सरकारी तंत्र में जो हो रहा था। लेकिन जब तक कोई प्रयास नहीं करेगा जनप्रतिनिधि, तो जो एक तेज़ी आनी चाहिए किसी भी क्षेत्र के विकास में, नहीं आ पाती। आखिरी सवाल है, बीजेपी ने टिकट दिया योगेश्वर दत्त को और कांग्रेस ने टिकट दिया एक ऐसे आदमी को जिसको कोई जानता नहीं। तो कांग्रेस जो है
कांग्रेस ये कह रही है कि हमने एक साधारण कार्यकर्ता को टिकट देकर और हमने एक संदेश दिया है कि कांग्रेस के अंदर किसी भी साधारण से कार्यकर्ता को आगे बढ़ाया जा सकता है, मौका मिल सकता है, मगर बीजेपी जो है वो बड़े आदमी को ही टिकट दी है। इस पे क्या कहें? ये तो बड़ा विरोधाभास की बात होगी, क्योंकि जितना मुखर रूप से परिवारवाद कांग्रेस में है, उनको ये कहना कि हमने साधारण कार्यकर्ता को टिकट दिया है, वो तो इतना साधारण है कि वो एक परिवार के बाहर अपनी पार्टी वालों को ही नेता नहीं मानता। तो वो कैंडिडेट यहाँ चुनाव नहीं लड़ रहा, यहाँ चुनाव दूसरे लोग लड़ रहे हैं। कैंडिडेट तो एक चेहरा है सिर्फ उनके लिए। सर एक लास्ट सवाल, सर मुख्यमंत्री जी होर्डिंग लगवा रहे हैं गांव में कि 6 साल में हमने 3 नौकरियां दी, तो कैसे देखते हैं सर रोजगार? देखिए, रोज़गार में जो सरकार ने पिछले ख़ास तौर पे 3 साल में जो ये एक बड़ा हमारे प्रदेश के लिए बिल्कुल एक नई व्यवस्था मैं कहूँगा जो आई है। जो सरकारी नौकरियाँ जो आपकी काबिलियत और मेरिट जिसको बोलते हैं उसके आधार पर जो मिलनी शुरू हुई हैं, इससे बड़ी बेचैनी है राजनीतिक व्यवस्था में। क्योंकि हमारे यहाँ पिछले 40-50 साल जब से भी एक ये मान्यता हो गई थी कि सरकारी नौकरियां या तो राजनीतिक सिफारिश से मिलें या पैसे के दम पे मिलें। सो मेरी पार्टी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि राजनीतिक लाभ ना देखते हुए एक इतनी व्यवस्था में इतना बड़ा बदलाव लाने की एक कोशिश की जा रही है। और ये सिर्फ नौकरी देने तक नहीं, बल्कि जो सरकारी नौकरियों में जो बदलियां वगैरह हैं वो भी काफ़ी डिपार्टमेंट्स में अब पॉलिसी के नीतिगत तरीके से होनी शुरू हुई हैं। तो ये इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हैं जिनको आप छोटे समय में शायद वो राजनीतिक तौर पे लगे कि ये नुकसानदायी हो सकता है, लेकिन किसी भी समाज के लिए, किसी भी समाज, एक ऐसा समाज जो आगे बढ़ना चाहता है, आने वाले समय में उसके जो फ़ायदे होंगे वो सबको दिखेंगे। छोटा सा उदाहरण दूंगा, मैं 21 साल नौकरी में रहा। जो पुरानी फाइल्स में निकाल के देखता था, उनके अंदर जो नीचे के जो कर्मचारी या अधिकारी जो जिस प्रकार से केस रखते थे और जिस प्रकार से पिछले 20-25 साल वाले रखते थे, उसमें दिन रात का फ़र्क था। और वो इसीलिए कि हमारे स्तर में इतनी गिरावट आ गई थी, क्योंकि नौकरियां जो है वो एक जैसे मैंने कहा, या तो राजनीतिक प्रभाव की वजह से या एक मंडी का रूप जो उसको दे दिया गया था, नौकरी खरीदना और लोगों को देना, तो वो उसका ही नतीजा था कि इतनी गिरावट हमारे प्रशासनिक तंत्र में भी जो आ गई थी। तो इसीलिए मैंने कहा कि आने वाले समय में इसके जो परिणाम हैं वो सबके सामने होंगे और वो बहुत बेहतर परिणाम होंगे। तो मैं पूछना चाहूँगा जी, आज यहाँ पे गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, लेकिन 2019 में दोनों आमने सामने से और आरोप प्रत्यारोप पूरे लगाए गए थे। आज इकट्ठे ही हैं, तो क्या आज वो सारे दोष खत्म हो गए हैं? नहीं, दोष बिल्कुल ख़त्म नहीं होते जी। कई बार राजनीति में आदमी को समझौते करने पड़ते हैं। राजनीति में सारे अनुभव जो हैं सुखद नहीं होते। कई बार ऐसी चीज़ें भी करनी पड़ती हैं जो आपका शायद मन ना मानता हो करने का, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियाँ ऐसी बनती हैं कि आपको करना पड़ता है। तो ये गठबंधन भी एक उसी तरह की परिस्थिति जो हमारे प्रदेश में बनी थी उसका नतीजा है। एक स्थिर सरकार देने के लिए ये गठबंधन किया गया है और 1 साल इसका पूरा हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय भी ये कामयाब रहेगा। धन्यवाद।